नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते आज किया है खास कृषि समाचार में। गोकुल मिशन योजना देसी नस्लों के विकास की योजना। पोटैटो प्लांटर, आलू बुवाई के लिए स्मार्ट कृषि यंत्र। PMCHR1 बिहार के लिए मटर सब्जी का उन्नत प्रभेद। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी गोकुल मिशन योजना बिहार सहित पूरे देश के पशुपालकों की समृद्धि में एक मील का पत्थर है। इसके अंतर्गत पशुपालकों को देसी गायों की नस्ल बढ़ाने के लिए नई तकनीकों के इस्तेमाल के विषय में ग्रामीण स्तर पर जागरूक और प्रशिक्षित किया जा रहा है। देसी नस्ल की गाय के दूध का स्वाद और गुणवत्ता शानदार होता है। किसानों के पास आय के मुख्यतः दो ही साधन होते हैं, खेती और पशुपालन। हमारे प्रधानमंत्री इन दोनों ही क्षेत्रों में योजनाओं के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयासशील रहते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत किसानों को देसी नस्ल की गाय पालने की सलाह दी गई है, जो यहाँ की जलवायु में रचे बसे हैं। देसी नस्ल के गायों की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और ऐसी गायों के दूध की गुणवत्ता बेहतर होने के साथ साथ इम्यूनिटी भी ज़बरदस्त होती है। गाय की नस्ल के संवर्धन एवं गोधन की संख्या में वृद्धि के लिए पशुओं में भी भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक विकसित की गई है, जो पूरे देश में चल रही है। बिहार के एरिया के लिए यहाँ साहिवाल की गाय, गिर हैं, ये दो बहुत अच्छी गायें हैं, लेकिन किसान इनको नहीं अडॉप्ट किए। इसका रीज़न एक ही था कि इनका प्रोडक्शन कम था और इसकी तुलना में जो क्रॉस ब्रीड गायें हैं, संकर गायें हैं, जो HF का क्रॉस ब्रीड है या जर्सी का क्रॉस ब्रीड है, उनका प्रोडक्शन ज़्यादा था। तो उस समय ज़रूरत था दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने का, वो अचीवमेंट मिला, अचीव किया गया। मुर्गी पालक किसान भाइयों, हल्के उतार चढ़ाव के साथ मौसम करवट ले रहा है और ठंड का एहसास भी थोड़ा थोड़ा होने लगा है। ऐसे में शाम ढलते ही आप अपने मुर्गी के बाड़े को बोरे से ढक दें ताकि भोर और रात में ठंडी हवा का प्रवेश बाड़े में ना हो सके। अचानक मौसमी परिवर्तन से मुर्गियों के अंडे देने की क्षमता काफी प्रभावित हो सकती है, जो आपके नुकसान की वजह बन सकती है। छोटी जोत वाले किसान भी बदलते समय के साथ कृषि व्यवहारों के साथ चलना शुरू कर दे तो सफलता उनके पास आ सकती है। वैशाली जिले के मीनापुर गांव के साधारण किसान चिंटू ने 10 कट्ठा खेत में खेती के पारंपरिक खेती की जगह समेकित खेती को अपनाया। कृषि योग अपनी छोटी सी जोत में फूल गोभी की खेती की, फूल भी खिले और किसान की तबीयत भी। रबी सीजन की शुरुआत हो गई है और खरीफ सीजन समाप्ति की ओर है। एक तरफ फसलें जहां कट रही हैं, वहीं दूसरी तरफ रबी की कई फसलों के लिए खेत की तैयारी, जुताई और बुवाई का काम भी चल रहा है। खेतीहर मजदूरों की उपलब्धता के लिहाज से इसे किसानों के लिए सबसे संवेदनशील समय कह सकते हैं, क्योंकि इतने सारे कार्यों का निपटारा तेजी से और बेहतर तरीके से करना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में आलू उत्पादक किसान पोटैटो प्लांटर कृषि यंत्र के सहारे आसानी से आलू की बुवाई कर सकते हैं। किसानों के लिए आलू की बुआई बेहद खर्चीला और ज़्यादा अवधि का काम होता है। ऐसे में ट्रैक्टर खेत में ले जाकर पोटैटो प्लांटर की सहायता से आलू की बुआई का काम कम खर्च में और कम समय में बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इस कृषि यंत्र से 1 घंटे में लगभग 1 एकड़ में आलू की बुआई संभव होने के साथ ही समान दूरी और चौड़ाई में बीज की रोपाई भी की जा सकती है। बीज के लिए उचित गहराई का निर्धारण पोटैटो प्लांटर आसानी से कर लेता है। इस कृषि यंत्र से फसल की गुणवत्ता और उपज बढ़ाने में मदद मिलती है और उर्वरक का प्रयोग मेड़ बनाने में भी सहायता मिलती है। इसके द्वारा एक पंक्ति में बुआई की जा सकती है, जिससे खुदाई करने में आसानी होती है। पोटैटो प्लांटर के इस्तेमाल से आलू के अंकुरण क्षमता में भी वृद्धि होती है। किसान भाइयों, आप सब्जी मटर की बुवाई 15 नवंबर से कर सकते हैं। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर सब्जी मटर की बुआई का उपयुक्त समय होता है। बेहतर उत्पादन और मुनाफा के लिए आप उन्नत प्रभेद का चयन अवश्य करें। अर्किल, आजाद P1 और P3, PSM 3 और 4 ये सब्जी मटर के उन्नत प्रभेद हैं, लेकिन बिहार की जलवायु के लिए अभी सबसे अच्छा प्रभेद PMCHR1 है।
आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। खाद्यान्नों के ताज़ा भाव के लिए अब हम आपको लिए चलते हैं पटना के बाकरगंज अनाज मंडी। लोकल गेहूं 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 5,000 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 4,500 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि बासमती चावल 9,000 रुपये प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान और अपनी खेती का खाका खींचिए। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राजधानी सहित पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रबी फसलों जैसे दाल, गेहूं, मूंगफली, सरसों आदि के लिए खेत तैयार करना शुरू कर दें। किसानों को कम अवधि वाली तोरिया, आगात आलू और सब्जियों की बुआई करने का सुझाव भी दिया जाता है। अभी आपने देखा कृषि जगत की तमाम हलचलों को कृषि समाचार के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं पूनम, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के लिए। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। ब्रेक के बाद आप सभी अन्नदाताओं का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, राज्य में ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। ऐसे में आप अपने साथ साथ अपने पशुओं का भी खास ख्याल रखें, क्योंकि ठंड के मौसम में पशुओं में दूध उत्पादन में कमी आ जाती है। तो कैसे करें अपने पशुधन दुधारू पशुओं की देखभाल और कैसे बढ़ाएं अपने पशुओं की दूध उत्पादन को, जानने के लिए सीधे चलते हमारे विशेषज्ञ के पास, डॉक्टर पंकज कुमार सिंह। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, ठंड का मौसम शुरू ही हो चुका है और ऐसे में जो हमारे किसान भाई हैं इस बात के लिए हमेशा से चिंतित रहते हैं कि ठंड के मौसम में जो हमारे पशु हैं उनकी दूध की जो क्षमता है वो काफ़ी प्रभावित होती है। और आज का जो हमारा विषय है वह इसी पे आधारित है कि ठंड के मौसम में हमारे जो दुधारू पशु हैं उनमें दूध की बढ़ोतरी कैसे की जाए। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह। नमस्कार किसान बंधुओं। जो विभागाध्यक्ष हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहला जो सवाल यही है कि ठंड के मौसम में जो हमारे पशु हैं उनमें दूध की कमी क्यों हो जाती है? ये सभी किसान बंधुओं का सवाल होगा कि ठंड के समय में प्रायः गाय भैंस में दूध की कमी हो जाती है और ये भी शिकायत होती है कि उसमें फैट एसएनएफ की भी कमी हो जाती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जैसे आप अपने गाय भैंस का प्रबंधन कर रहे होते हैं, ठंड में थोड़ा सा अलग करना होगा। ध्यान ये रखना है कि जो शरीर का तापमान होता है और जो वातावरण का तापमान होता है उस दोनों में बहुत का फ़र्क होता है और इस फ़र्क के कारण जो शरीर का ऊर्जा है वो ह्रास होता है। और कई बार शरीर की ऊर्जा या शरीर की गर्मी को बनाए रखने के लिए पशु क्या होता है, अपने पोषक तत्वों को या उसके ऊर्जा को वो अपने शरीर की तरफ ले जाता है, दूध की तरफ कम हो जाता है। तो ये मुख्य कारण ये होता है कि ज़्यादा ठंड होने के कारण, तापमान में बहुत कमी होने के कारण, जिसके कारण दूध बनते हैं, जो पोषक तत्वों के कारण उसका जो डाइवर्शन हो जाता है उसका दूसरी तरफ हो जाता है शरीर को मेंटेन करने के लिए। तो मुख्य कारण तो ये होता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखने की बात है कि अगर इन सारी चीज़ों का हम ध्यान में आप अगर अमल कर लें कि तापमान को कैसे कंट्रोल किया जाए, दोनों में कैसे बैलेंस किया जाए, तो मुझे लगता है कि ये जो दूध के उत्पादन में कमी होती है और फैट में कमी होती है, इसको आप ठीक कर सकते हैं।
सर, बहुत ही उचित और सटीक जानकारी आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों तक पहुंच रही है। इसी क्रम में मेरा जो अगला सवाल है वह यह है कि जो हमारे किसान भाई दूध प्रबंधन को बेहतर करना चाहते हैं, उनको अपने पशुओं के लिए आहार प्रबंधन किस तरह से करना चाहिए, किस ढंग का आहार देना चाहिए ताकि दूध की कमी नहीं हो सके ठंड के मौसम में। बिल्कुल सही कि दूध उत्पादन में पोषक तत्वों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है कि जब तक आप संतुलित आहार नहीं देते हैं तब तक गाय भैंस से आप ज़्यादा दूध की उम्मीद नहीं कर सकते हैं और ना ही उसकी गुणवत्ता की उम्मीद कर सकते हैं जिसमें कि फैट और SNF आता होगा। तो सबसे पहला चीज़ है कि जो आहार का प्रबंधन है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक सूखा चारा है, हरा चारा है और दाना मिश्रण है। तो दाना मिश्रण में कई बार किसान बंधुओं से गलती हो जाती है कि जो जैसे दाना मिश्रण जो बना रहे होते हैं, चाहे वह बाज़ार से खरीदे या घर में बनाए, तो एक मोटे तौर पे कहें कि 1/3 उसमें हम अनाज देते हैं। अनाज में जैसे चाहे वो मक्का हो गया या गेहूं हो गया, उसी तरह 1/3 जो है उसमें गेहूं का चोकर दे सकते हैं या धान का कुंडा जिसको बोलते हैं राइस पॉलिश, राइस ब्रान दे सकते हैं। उसी तरह उसके बाद 1/3 जो होता है वो खल्ली होता है और जो जितना आपने बनाया है उसमें 2% मिनरल मिक्सचर या खनिज लवण मिश्रण देना होता है और 1% जो है वो नमक देना होता है। तो ये मिलके एक आपका दाना मिश्रण, घरेलू दाना मिश्रण तैयार होता है। होता क्या है कि जाड़े के दिनों में चूंकि ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है तो इसीलिए जो अनाज है, खास करके मक्का है, गेहूं है, उसकी मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। एक और भी चीज़ करते हैं जिसको आप गुड़ कहते हैं, छोवा कहते हैं, अगर वो संभव हो तो करीब 1 क्विंटल में 5 से 8 किलो आप बढ़ा दें। अलग से भी दे सकते हैं 50 ग्राम 60 ग्राम, लेकिन अगर दाना में चाहें तो ऊर्जा की मात्रा को बनाए रखने के लिए उसमें हम अलग से जो है वो छोवा मिला सकते हैं, गुड़ मिला सकते हैं और जो दाना की मात्रा आप पहले दे रहे थे कंसनट्रेट मिक्सचर में उसको बढ़ा दें। और इसके साथ साथ जो दाना की विधि व्यवस्था आप करते हैं कि हर एक 2.5 लीटर दूध पे 1 किलो दाना देना चाहिए, इसमें करीब 1.5 किलो के आसपास कर देना चाहिए, चूँकि शरीर की जो आवश्यकता है वो बढ़ जाती है। या सम टोटल पे जितना दे रहे होते थे आप उसमें करीब आधा किलो से 1 किलो बढ़ा देंगे तो आपके गाय में जो दूध की मात्रा है वो बनी रह जाएगी। तो ये प्रमुख बिंदु जो है आपको ध्यान देना है दाना के बारे में कि उसकी गुणवत्ता को भी मेंटेन करना है, उसकी मात्रा को भी थोड़ा बढ़ा देना है। सर, बहुत ही अच्छी जानकारी। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो हमारे किसान भाई हैं तो पानी की कितनी मात्रा देनी चाहिए पशुओं को, तो ये सटीक जानकारी नहीं रहती है कि ठंड के मौसम में कितने लोग हैं कि पशुओं को पानी कम देने की कोशिश करते हैं कि उनको ठंड ना लग जाए। तो पानी सुसुम देना चाहिए। एक चीज़ और हरा जो चारा होता है उसकी कितनी मात्रा देनी चाहिए ताकि दूध जो है वो बरकरार रहे। बिल्कुल सही कि जाड़े के समय में हरे चारे का प्रबंधन कैसे करना चाहिए। प्रायः जाड़े के समय में किसान बंधुओं के पास हरा चारा की बहुत आयत होती है, खास करके बरसीम हो, तो क्या होता है कि किसान बंधुओं को लगता है कि हरा चारा से ही गुजारा कर लेना है। ऐसा नहीं है। कई बार आप अगर भरपेट हरा चारा दे देते हैं, खास करके बरसीम नया कोपल वाला, तो आपके पशुओं को एक रोग होता है जिसको कहते हैं अफरा रोग। अफरा रोग की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि उसमें घुलनशील प्रोटीन और सेपोनिन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो क्या करना चाहिए कि कम से कम जितना आप हरा चारा दे रहे हैं उसका 1/4 जो है वो कम से कम सूखा चारा दें, तो ये जो अफरा रोग होता है इसकी परेशानी से आप बच जाएंगे। दूसरी बात होती है कि लोगों को लगता है किसानों को कि हमने हरा चारा दिया है तो पानी की कमी, ठंड में पानी की कमी नहीं, शरीर में पानी की आवश्यकता कम नहीं होती, उतनी ही होती है। लेकिन चूंकि ठंड में वातावरण के तापमान के कारण पानी का तापमान भी कम होता है तो कम पानी पीना की कोशिश करती है गाय। ध्यान रखें कि दूध में करीब 75% तो केवल पानी होता है, तो कम पानी पिएगी गाय तो दूध का उत्पादन कम होगा। इसीलिए फ्रेश वाटर और ख़ास करके जब तापमान कम होने लगे तो आपको ल्यूकवार्म वाटर किसको कहते हैं कि तापमान जितना मेंटेन हो सके उतना में पानी देना चाहिए। कई बार किसान बंधु ये भी कर सकते हैं कि जो चापाकल होता है उनके पास वो फ्रेश तुरंत चला के देंगे तो तापमान जो है पानी का ठीक रहता है और गाय जो है आपकी भरपेट पानी पिएगी और जब भरपेट पानी पिएगी तो दूध उत्पादन जो सही होगा। तो चारे, दाने और पानी का अगर आपने सही से मैनेजमेंट किया तो मुझे नहीं लगता है कि गाय के दूध के उत्पादन में कमी होगी, ना उसके फैट में कोई कमी होगी और ना ही उसके SNF में कमी होगी और आपकी खुशहाली होगी। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बतलाया कि आप आहार प्रबंधन और जल प्रबंधन
का बेहतर संतुलन बना करके, और जो हरा चारा है उसको पोषक तत्व भी देना ज़रूरी है, इन सब का संतुलन बना करके अगर आप अपने पशु को देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो दूध की कमी उनमें नहीं आएगी। और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों, तो देखा कैसे हम अपने दुधारू पशुओं की देखभाल करें इस ठंड के मौसम में, ताकि उनमें दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ सके। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। किसान भाइयों, क्यों जरूरी है फलदार वृक्षों की कटाई छटाई इस मौसम में? इस विषय से जुड़ी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर तन्मय कुमार कोले जी। किसान भाइयों, मैं शांति भूषण कृषि दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। और किसान भाइयों, आज मेरे साथ हैं ICAR के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर तन्मय कुमार कोले। नमस्कार किसान भाइयों। लेकिन आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो बड़ा ही अपने आप में एक संकुचित विषय कह सकते हैं हम उसको, चूँकि किसानों के मन में कभी कभी संकुचन होती है उस विषय को लेकर। वो विषय है कि आम के पौधे का या फलदार वृक्ष के कटाई छटाई का। चूँकि किसानों के मन में ये भ्रांतियाँ होती हैं कि अगर हमने पौधे काट दिए तो हमारा फल किस में आएगा, तो फल कैसे उससे प्रभावित होता है कि नहीं, क्या फ़ायदा है कटाई छटाई से, छोटे पौधों में कटाई छटाई का क्या रोल है, बड़े पौधों में कटाई छटाई का क्या रोल है, इस विषय पर आज हम बात करते हैं अपने विशेषज्ञ से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले हम कटाई छटाई की बात करते हैं, तो कटाई छटाई दो तीन तरह के पौधे, एक तो नए बगीचे होते हैं जिसको हम लोग ट्रेनिंग कहते हैं, जिसमें जो काटते हैं हम लोग, जो साइंटिफिक लैंग्वेज आपका है ट्रेनिंग, प्रूनिंग। तो वो क्या है, चूँकि किसानों को ये लगता है, जो हम जैसा कि हमने कहा कि छांट देंगे तो बर्बाद हो जाएगा, कटाई छटाई करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या लाभ है इससे? आप लोगों को मन में बहुत समय होता है जो मैं पेड़ को कटाई छटाई करूं और क्या। तो कटाई छटाई एक अनिवार्य प्रक्रिया है। वैज्ञानिक पद्धति में कटाई छटाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत में जब छोटा पौधा रहता है उसको 2 से 3 डाली रखना चाहिए। तो उस समय में अगर ज़्यादा नया डाली निकाले उसको छटाई करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ ध्यान देना चाहिए, जो जहाँ जोड़ होता है, मोस्टली जोड़ कलम से आम का प्रोपागेशन होता है, तो जोड़ जहाँ होता है, जोड़ के नीचे पार्ट जो होगा उसको रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें वो एला गाछ से जो स्टॉक है, रूट स्टॉक, उससे मेन गाछ पेड़ को प्रभावित करते हैं। जब पेड़ बड़ा हो जाएगा, 5-6 साल का हो जाएगा, तब हमको एक मेन पेड़ में 4 डाली, उससे बाद में हर डाली में 2-2 डाली को ही छोड़ना होगा, तो एक कैनोपी बहुत अच्छा से गोल जैसे कैनोपी बने। इसके बाद आता हूँ, जब पेड़ बड़ा हो जाता है, उसमें कोई डाल दुबला हो जाता है, कभी में किसी में बीमारी लग जाए, तो हमेशा कोशिश करना चाहिए जिसमें बीमारी लगे, जो डाल दुबला हो गया उसको रिमूव कर दीजिए। तो रिमूव करने का समय होता है आफ्टर जो मैंगो जब हार्वेस्ट हो जाता है, उसके बाद रिमूव करके उस जगह में आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से पेंटिंग कर देंगे, क्योंकि उससे कोई बीमारी ना अंदर में आ पाए। उसके बाद आम का जो फल होता है वो मोस्टली क्या होता है, इसका जो टर्मिनल बार्ड, मतलब जो एकदम बाहर जो कैनोपी है उसी में ही फल आता है, आम कभी अंदर में होता नहीं। तो हम लोग को कोशिश करना होता है आम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सूरज का रश्मि उसमें अंदर जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, अननेसेसरी जो डाली है
जो एक्सेस डाली है उसको छटाई करना चाहिए, तो आम के अंदर में अच्छा से रोशनी जाए और उसी से आपको आम में उपज ज़्यादा आए। अभी एक चीज़ देखना होगा, कभी कभी क्या होता है, सघन पद्धति होता है आम में, जैसे आम्रपाली का बगीचा होता है, तो सघन पद्धति में क्या होता है, 4-5 साल के बाद प्लांट बहुत घना हो जाता है और 7-8 साल जब आएगा तब इतना घना ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसमें बीमारी लगता है, कीड़े लगते हैं और आम का साइज भी कम हो जाता है। तो उस समय में इसको ड्रास्टिक प्रूनिंग का ज़रूरत होता है। ये ड्रास्टिक प्रूनिंग का समय है आने वाले जो विंटर आ रहे हैं, मोस्टली दिसंबर और नवंबर और दिसंबर के बीच में आपको नीचे जड़ के नीचे से 1 मीटर तक ऊपर से आप पूरा प्लांट को काट दीजिए। बहुत समय क्या होता है, किसान उम्मीद करते हैं जो भाई अगर काट देंगे तो हमारा फसल बर्बाद होगा, ऐसा कुछ नहीं। आम के अंदर बहुत एक ताकत है, उसमें काट देंगे तो फिर से नया डाली निकलेगा और वो डाली से आपको कैनोपी का शेप देना चाहिए। आम में अगर कटाई छटाई सही से करेंगे तो आपका फल अच्छा होगा, बहुत बड़ा साइज का होगा और उसका क्वालिटी भी अच्छा होगा। सर, आम में तो ऐसा माना जाता है, उद्यान विज्ञान जो है हमारा है, हॉर्टिकल्चर साइंस, ये कहता है कि पुराने बाग जो बरसों के पुरखों के जो हमारे बगीचे हैं, हम अगर चाहें तो उसका भी पूरा काट के उसके बाद उसमें ऊपर से फिर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, या कई जो आपके पुराने बगीचे हैं जिससे आप फल अगर बदलना चाहते हैं, उसका वैरायटी बदलना चाहते हैं तो उसमें नए वैरायटी का लगा सकते हैं ग्राफ्टिंग करके, ऐसा तो माना जाता है। बिल्कुल ऐसा है ना? सही पूछे आपने। एक्चुअली किसान के मन में हमेशा एक भ्रम रहता है, जो अगर हम पेड़ को काट देंगे तो हमारा पेड़ नुकसान हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, अगर पुराना पेड़ को आप अगर मान लीजिए 100 साल पुराना है, उसमें क्या होता है, जो पुराना प्रजाति था उसमें उतना बढ़िया नहीं होता, आपको मन लगेगा मालदा का आम खाए, उसके साथ गुलाब खास। तो एक ही पौधा में अगर नया किस्म का आप चीज़ खाना पसंद करते हैं तो इसको जीर्णोद्धार कर सकते हैं एकदम जड़ के नज़दीक से। 1 मीटर टू 2 मीटर के बीच से पूरा पेड़ को काट दीजिए, वहाँ से जो नया टहनी निकलेगा वो नया टहनी के ऊपर से आपको नया वैरायटी को ग्राफ्टिंग कर दीजिए। मतलब हम अगर चाहें उसमें तो एक ही पौधा में 3-4 तरह का भी फल, 3-4 वैरायटी का फल ले सकते हैं, ऐसा तो संभव है इसमें ना? 3-4 तरह का नहीं है, इवन आप 100 वैरायटी भी एक पेड़ में लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अच्छा केयर लेना होगा, हमेशा देखभाल करना होगा। नया जो ग्राफ्टिंग किया वो सूख तो नहीं जा रहा है, वो भी देखना होगा। अभी कौन से पौधे को छांटना चाहिए सर, खास करके अभी जो नवंबर का महीना है, कौन कौन से पौधे को छटाई कटाई करना चाहिए और किस तरह से उसकी कटाई छटाई होनी चाहिए? अभी देखिए, आम का जो पौधा में अभी तो मेन समय नहीं है, तो आम का छटाई के लिए आपको करना होगा, जो डिजीज़ जो है, बीमार जो है, वो बीमार जो ब्रांच है उसको काट देना चाहिए। और साथ में अगर अनवांटेड कुछ ब्रांच देखे जहाँ जिसमें फल का उम्मीद नहीं है, वो अभी काट सकते हैं। मतलब जैसे माल फॉर्मेशन हो जाता है या इस तरह का कुछ भी हो जाता है तो उसको अभी काटना चाहिए। अभी जो आम का बिहार में बहुत सारा मेल फॉर्म होता है, जो एकदम झुंड के तरह आप देखेंगे पेड़ पौधा में रहते हैं, तो उसको गुच्छा रहता है, उसको काट देना चाहिए। वो जहाँ हुआ उससे थोड़ा सा दूर तक, एटलीस्ट आप 30 से 40 सेंटीमीटर तक काट के वहाँ से अभी आप प्लानोफिक्स स्प्रे कर दीजिए। नवंबर आ रहा है, नवंबर के अंत में 200 ppm प्लानोफिक्स स्प्रे कर देंगे तो इसका कंट्रोल भी हो जाएगा, साथ में आपको अच्छा फल होगा। तो किसान भाइयों, मत घबराइए कटाई छटाई से। बिल्कुल हमारे विशेषज्ञ ने जैसा बताया कि घबराना नहीं है, बेहतरीन होता है जब आप उसकी कटाई छटाई, मतलब उसका पालन पोषण आप बेहतर कर रहे हैं। आपको कटाई छटाई से बिल्कुल लाभ होगा। आप अपने खेतों में इसे आजमा कर देखें, चूँकि ये मैं नहीं, हमारा विज्ञान कहता है। फिर हम एक नए जानकारी के साथ अगले कार्यक्रम में हाजिर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर साहब, आप हमारे यहाँ आए उसके लिए धन्यवाद, और किसान भाइयों आपको नमस्कार। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कैसे दुधारू पशुओं की इस मौसम में देखभाल की जाए ताकि उनमें दूध उत्पादन की क्षमता बनी रहे और बढ़ोतरी हो, और साथ ही फलदार वृक्षों की कटाई से क्या लाभ है। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम इसी तरह
मिलेंगे आपसे नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और हमारी पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।